हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्या क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और टाइप ऑफ वेक्टर्स पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें जीरो वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, इन सब के बारे में चर्चा किए थे। अभी टाइप्स में एक आध और चर्चा करना है आपसे, जैसे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वह वेक्टर जो किसी भी बॉडी के या किसी पॉइंट के पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताए। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है आपका। किसी टाइम टी पर दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। किसी टाइम टी पर कोई भी बॉडी था, कोई पार्टिकल था, उसका पोजीशन यहाँ P पॉइंट पे है। एट टाइम T द पोजीशन इज P। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहाँ ओरिजिन से इसके रिस्पेक्ट में जो ये वेक्टर होगा, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। जनरली पोजीशन वेक्टर को R से डिनोट करते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर कौन है? OP है। OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब मान लिया ये पार्टिकल, अब पोजीशन वेक्टर क्या है समझ में आ गया? द वेक्टर which represents the position of a particle or a body or a point at a certain time with respect to the origin is called position vector। अब मान लिया बॉडी यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गई Q पॉइंट पर, तो मान लो इस पाथ से गई, वो ये पाथ है, इस पाथ से चल के गई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसके बाद की जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप जानते ही हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सीधा जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो P से Q को मिला दीजिए, बेशक वो इस पाथ से गया है, लेकिन P से Q को मिला दीजिए। ये वेक्टर जो PQ हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। जबकि Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा। Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OQ होगा। O से Q को मिलाने वाली जो लाइन होगी OQ, वह क्या हो जाएगी? अगर P का पोजीशन वेक्टर R1 मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यहाँ वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा। और ये जो PQ होगा, वेक्टर PQ होगा, तो PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी PQ इज वेक्टर PQ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर ऑफ P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन होगा? OP। वेक्टर OP पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा, जिसे आपने किससे रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स? R1 से। पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? PV मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इक्वल टू OQ। इससे आपने किससे डिनोट किया है? R2 से। और PQ की वैल्यू कितना होगी? वेक्टर PQ इक्वल टू OQ माइनस OP।
इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को घटा देंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये पोजीशन वेक्टर पी क्यू की वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वह पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, R2 माइनस R1। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को के एडिशन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है ए ज्योमेट्रिकल मेथड, और बी, इसे ए कह दीजिए, और जो बी है वह एनालिटिकल मेथड। यानी किन्हीं दो या दो से अधिक वेक्टर्स को आपस में ऐड करने पर जो उनके रिजल्ट आते हैं, रिजल्टेंट जो आता है उसे दो तरह से बताया जाता है, ज्योमेट्रिकल या एनालिटिकल। ज्योमेट्रिकल में भी तीन विधियों का यूज किया जाता है। पहला है ट्राइंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड या लॉ, यानी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा है पॉलीगॉन। इस तरह से ज्योमेट्रिकल में या ज्योमेट्रिकली दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल की ही बात करेंगे, फिर हम एनालिटिकल पे आएंगे। तो ज्योमेट्रिकल में सबसे पहले हम फर्स्ट में ट्राइंगल लॉ को समझाएंगे। मान लिया ये कोई दो वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं। यू कैन सपोज दिस इज वेक्टर ए। अब आपको मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि ज्योमेट्री से अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है, तो जो वेक्टर की लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, एक एरो द्वारा, वेक्टर को एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। जो एरो की लेंथ है वह उसके मैग्नीट्यूड को बताती है, जबकि जो एरो का हेड है वह उसके डायरेक्शन को बताता है। तो मान लिया इस प्लेन में, कॉपी के प्लेन में एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। कोई मैग्नीट्यूड होगा उसका, कोई वेक्टर होगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, समथिंग, कोई वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। अब ये नाप के आप बनाए होंगे। और दूसरा वेक्टर यहां है, इसी प्लेन में यहां है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, अब ट्राइंगल लॉ से निकालेंगे। चूंकि बच्चों किसी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम मैग्नीट्यूड को तो ऐड करेंगे, फिर डायरेक्शन कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए ज्योमेट्रिकली उन्हें ऐड किया जाता है।
तो ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं, ये मान लिया वेक्टर बी है, इसे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान देंगे बातों को आप लोग। वेक्टर ए को उसी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड द्वारा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब वेक्टर ए के हेड से, ये वेक्टर ए का हेड है, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ऐड कर देते हैं इस पर। लेकिन जिस डायरेक्शन में ये बना है उसी डायरेक्शन में बनाएंगे, डायरेक्शन वेरी नहीं कराएंगे, उसी डायरेक्शन में इसके टेल को ऐड कर देंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम बना रहे, इस बात का ध्यान देंगे। जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका रखेंगे, और जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी रखेंगे। यानी पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं। ये वेक्टर बी ए है आपका और ये वेक्टर बी है आपका। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह इनिशियल पॉइंट यानी पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिलाने से फाइंड होगा। इस प्रकार से ध्यान देंगे, यहाँ ऐड करेंगे जब, ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा। अब ये एंगल जो है, ये एंगल जो थीटा है या अल्फा जो भी कह दो, यह एंगल रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बता देगा। क्योंकि वेक्टर ए तो नोन है ना, वेक्टर ए आपने चुना है, तो वेक्टर ए किस डायरेक्शन में लगा है ये आपको पता है, और उस डायरेक्शन से इतने एंगल पर ये रिजल्टेंट है। इस तरह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम इस एंगल से मेजर कर लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में भाई, किसी डायरेक्शन को तो किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन ये होगा, जो ये एंगल बताएगा रिजल्टेंट का। और ये जो एरो की लंबाई है ये इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी। समझ में आ गया? अब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, अगर इसे हम आगे बढ़ा दें इस तरह से, तो ये एंगल जो है वह वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। चूंकि स्टूडेंट्स एंगल को मेजर करने का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर इधर से मानेंगे तो एंगल निगेटिव हो जाएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये वेक्टर हो जाए, ये एंगल हो जाएगा। बातें क्लियर हुई आप लोगों को? अच्छा भाई, अब इस लॉ का स्टेटमेंट कैसे देंगे? अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, मान लिया ये ओ है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ओ पी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ क्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिजल्टेंट वेक्टर को। तो इसे ला कैसे बोलेंगे? ला का स्टेटमेंट देखिए बच्चों, वेक्टर ओपी जो साइड ओपी है और जो पी क्यू है, ये इस ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। एडजेसेंट साइड समझ रहे हैं ना? ऐसे दो साइड्स जिसमें एक कॉर्नर क्या हो, कॉमन हो। तो ओपी और पी क्यू एडजेसेंट साइड्स हैं या एक ऑर्डर में ली गई साइड्स हैं। ओ से पी पे गए, पी से क्यू पे गए। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by any two adjacent sides of a triangle taking in one order, then the resultant of both will be represented by that third side which taken in opposite order। जैसे मतलब इसका, किन्हीं दो वेक्टर्स को अगर किसी ट्रायंगल की एक ही ऑर्डर में ली गई किन्हीं दो साइड्स से रिप्रेजेंट करें तो उनका रिजल्टेंट थर्ड साइड को अपोजिट ऑर्डर में लेने पर रिप्रेजेंट होगा। यानी आप ओ से पी पे गए, पी से क्यू पे गए, तो क्यू से ओ पे न आइए, ओ से क्यू पे जाइए, उल्टा अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर में ली गई जो थर्ड साइड है जो उन दोनों को इनक्लोज कर रही है, वही उनके रिजल्टेंट को क्या करेगी? रिप्रेजेंट अप करेगी।
क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट भी और कैसे ऐड करेंगे समझ में आ गया ट्रायंगल ला। अब स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा जब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनको पढ़ाया है कि सर ने पी क्यू की वैल्यू R2 माइनस R1 कैसे लिख दिया। वो इसी से लिखा गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप OP प्लस PQ लिखेंगे, देखो एक आर्डर में इन दो साइड्स को लो, ट्राइंगल ला यहां लगाओ, OP प्लस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा OQ। अब अगर ट्राइंगल ला यहां लगाते हैं, मैं यहां रफ पे लिखता हूं, यहां लिखता हूं OP, एक आर्डर में चलो O से P पे जाओ, प्लस PQ इक्वल टू, अब आर्डर इधर चुन लो, देखो O से P पे गए, P से Q पे गए, तो अपोजिट आर्डर क्या होगा, O से Q होगा ना, OQ हो गया। बच्चों आपको PQ निकालना है तो OP को उधर भेज दीजिए, तो PQ इक्वल टू OQ माइनस OP। ये देखिए इस ट्रायंगल ला का यूज मैंने कर लिया था, लेकिन चूंकि वहां ट्रायंगल ला आपको पढ़ाए नहीं थे तो हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाना था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इसी प्रकार से लिखा जाता है, यानी PQ इक्वल टू OQ माइनस OP। तो वेक्टर PQ की वैल्यू क्या लिख दिया था आपने, OQ कितना था R2 था, OP कितना था बच्चों R1 था। ये आपको मैं रफ पे यहाँ इसलिए समझा दे रहा हूं कि यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते समय। अब इसे शॉर्ट टर्म में लिखें, समझ जाइए। अगर वेक्टर PQ लिखना है, वेक्टर PQ लिखना है, तो अब यहाँ देखिए PQ अगर आपने निकाला तो OQ माइनस OP मतलब Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से आपको AB लिखना है तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर AB अगर आपको लिखना है तो पोजीशन वेक्टर B पहले लिखेंगे माइनस पोजीशन वेक्टर A बाद में लिखेंगे। बातें समझ में आई क्या आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम ला पढ़ेंगे हम, ट्रायंगल ला के बाद जो हम सेकंड पढ़ना है हमको पैरेललोग्राम ला। ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी दो वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम ला। ये ला क्या कहता है, ठीक वही ला है ये। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं जिन्हें, मान लिया कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, ये दो वेक्टर्स हैं आपके, किसी प्लेन में बने हुए हैं, किसी प्लेन में लगे हुए हैं। ये वेक्टर ए है आपका और ये दूसरा वेक्टर आपका बी है, मान लिया यहां कहीं है। एक ही प्लेन में कोई दो वेक्टर्स लगे हैं, वेक्टर बी है, यानी पहला ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों को पैरेललोग्राम रूल से इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से खींच लेते हैं, उसी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करते हुए खींच लेते हैं। मैंने खींच लिया। अब फिर दूसरे वेक्टर को, इसके टेल को यहां इसके टेल के साथ उसी एंगल पे लगा देते हैं। इस एंगल पे लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, उसी के पैरेलल डायरेक्शन में एकदम उसी एंगल पे हम इसे क्या करते हैं, लगा देते हैं। इस प्रकार से मैग्नीट्यूड जितना बड़ा इसका है उतना बड़ा इसका रखेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस तरह से देखिए, मैंने इसे यहां से यहां कर दिया। आपसे मैंने पहले ही कहा है अगर किसी वेक्टर को उसके पोजीशन से
सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जाए सेम प्लेन में तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको पहले वीडियो में ही मैंने आपको ठीक से समझा दिया था। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ से पैरेललोग्राम बनाने के लिए भाई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब इसके टेल को इसके टेल के साथ जिस पैरेलल में था उसी पैरेलल में लगा दिया। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इसके हेड से खींच देते हैं पैरेललोग्राम ताकि बनाया जा सके। इस तरह से, और एक लाइन यहां से इसके पैरेलल खींच लेंगे ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए स्टूडेंट्स। ये देखिए एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी यह वेक्टर ए है आपका, यह वेक्टर बी है आपका, और यह एक पैरेललोग्राम आपने बना लिया। यानी वेक्टर ए को उसके सेम डायरेक्शन में आपने बनाया, दूसरे वेक्टर के टेल को इससे ऐड करते हुए यहाँ टेल से टेल को उसी के पैरेलल यहाँ बना दिया। तो ये अब इसमें दो डायगोनल पॉसिबल हैं, चूंकि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल यहाँ होगा और दूसरा डायगोनल यहाँ होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है जो दोनों वेक्टर्स को मिलाने वाले कॉमन पॉइंट से पास होता है। ये डायगोनल नहीं लिया जाएगा, वह डायगोनल लेंगे जो दोनों वेक्टर्स के कहाँ से पास होता है, कॉमन पॉइंट से, या दोनों वेक्टर के बीच बनने वाले एंगल को जो क्या करता है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये डायगोनल जो होगा, ये डायगोनल, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आ गया? अब इसका लॉ क्या हो गया, इस लॉ को स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे? अब देखो साइड, यह साइड अगर मैं यहां ओ मानता हूं या पी, यहाँ P मान लीजिए, यहाँ Q मान लीजिए, यहाँ R मान लीजिए, यहाँ S मान लीजिए। यहाँ R चूंकि दिया गया है, चलिए कोई नहीं, वेक्टर R हम बोल देंगे। तो अब अगर ये साइड PQ और QR ये दोनों इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड होंगे, कौन कौन, PQ और QR। If any two vectors are represented by any two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be represented by that diagonal which will pass through the common point of both adjacent sides। मैं इसी को हिंदी में बोल देता हूं। यदि कोई दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हों तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो उन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब पॉलीगॉन लॉ की हम बात करेंगे। पॉलीगॉन लॉ में हम जनरली दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। दो वेक्टर्स अगर होते हैं तो उन दोनों में से कोई एक लॉ हम यूज कर लेते हैं उन्हें ऐड करने का, चाहे ट्राइंगल लॉ और चाहे पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो गए तो हम पॉलीगॉन लॉ का यूज करते हैं। जैसे मान लिया कोई तीन वेक्टर इस प्लेन में आपको दिए हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है।
मान लिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलॉन्ग ये 3 वेक्टर एक प्लेन में आपको दिए हैं। अब इन 3 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ये सेकंड था और ये थर्ड हो गया। अभी आप ज्योमेट्रिकल मेथड ही पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो बस वही रूल, जिस रूल से पढ़ा, सबसे पहले वेक्टर को बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इस तरह से आप खींच लेंगे इसके पैरेलल, जैसे आपने और वेक्टर्स को ऐड किया है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पहले वेक्टर ए को बना लेंगे। इस वेक्टर को आपने बना दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है इसका। अब पहले वेक्टर ए के हेड से बी के टेल को ऐड कर देते हैं। इसके हेड से बी के किसको ऐड करते हैं बच्चों? टेल को। जिस डायरेक्शन में यह है उसी डायरेक्शन में लेते हुए उसके मैग्नीट्यूड को इसके पैरेलल एकदम मानते हुए इस प्रकार से हम बी के हेड को ऐड कर लेंगे। ये देखिए, जिस डायरेक्शन में बी था उसी डायरेक्शन में लिया और जितना इसका मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड लिया। ये वेक्टर बी हो गया। फिर वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी के हेड को ऐड कर लेंगे। यहां देखिए, इसके टेल को यानी वेक्टर सी के टेल को बी के हेड से इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यह वेक्टर लगा हुआ इस डायरेक्शन में, इसे ले लेंगे। ये आपका बच्चों वेक्टर सी हो गया। मीन्स इस तरह से लाइन से जितने वेक्टर हैं जोड़ते चले जाते हैं। पहले के हेड से दूसरे के टेल को, दूसरे के हेड से तीसरे के टेल को, ऐसे तीसरे के हेड से चौथे के टेल को, जितने हो बनाते चले जाइए। लास्ट में पहले वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ऐड कर देते हैं, जो रिजल्टेंट बताता है। ये रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, यानी ये रिजल्टेंट बताएगा। अब ये लंबाई रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी और ये जो डायरेक्शन है ये एंगल बताएगा पहले वेक्टर के साथ कितने एंगल पे रिजल्टेंट है, और ये एरो की लंबाई बता देगी कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है। यानी ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के क्या होगा? बराबर होगा। वैसे भी अगर आप रिजल्टेंट की बात देखते हैं तो अगर हम ए और बी के रिजल्टेंट की बात करें तो वो इन दोनों को इस तरह से मिला दीजिए। ए और बी का रिजल्टेंट यहाँ होगा। फिगर को जरा मॉडिफाई करता हूं, देखिए। ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा? आर, यहां आ जाएगा। यानी यह वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट हो गया। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब एक नया वेक्टर यहां आपके पास आ गया। इस वेक्टर और सी का रिजल्टेंट, फिर यहां मैंने ट्राइंगल ला लगा दिया। यहां मैंने वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट यहां ले लिया, ये ट्राइंगल ला लगा दिया। अब इसे एक वेक्टर मान लीजिए और इसे एक वेक्टर मान लीजिए, तो फिर ट्राइंगल ला के हिसाब से यह रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी ए प्लस बी और फिर उसमें सी ऐड किए तो ए प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से ज्योमेट्रिकल मेथड्स में आपने ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला और पॉलीगॉन ला के हेल्प से आपने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने को सीखा। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मीन्स मैथमेटिकली, वास्तव में मैथमेटिक्स से फार्मूला हम डिराइव करेंगे कि दो वेक्टर्स अगर किसी एंगल पे लगे हों तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। फार्मूला डिराइव करेंगे, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। अब बी, एनालिटिकल मेथड, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल माने मैथमेटिकल मेथड स्टूडेंट्स। अब आप दोनों में से किसी का यूज कर लीजिए। मान लिया कोई दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पे लगे हुए हैं। पैरेललोग्राम रूल से ही अगर आप
यूज करते हैं पैरेललोग्राम रूल का ही, तो उसी से देख लीजिए। अब एनालिटिकल मेथड में मान लिया पैरेललोग्राम लॉ से ही आप शो करें या ट्राइंगल लॉ से, जैसे भी आप चित्र बनाएंगे दोनों से एनालिटिकल मैथमेटिकल फार्मूला डेरिवेट हो जाता है। तो मैं ट्राइंगल लॉ का पैरेललोग्राम लॉ का सहारा ले रहा हूँ। मान लिया कोई दो वेक्टर हैं जिन्हें पैरेललोग्राम लॉ से आपने ऐड किया है, जोड़ा है स्टूडेंट्स। दो वेक्टर हैं ए और बी। ये पहला वेक्टर है, अभी आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, ये पहला वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर बी जो है वो यहाँ लगा हुआ है। पैरेललोग्राम एक बना लीजिए। इस प्रकार से ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपने पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ा है, तो इस पैरेललोग्राम को पूरा करेंगे। अगर आप यहाँ से पूरा कर दीजिए ऐसे, मान लिया ये वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल थीटा है वो यहाँ थीटा एंगल है, और इनका जो रिजल्टेंट आपने रिप्रेजेंट किया था आर, वो यहाँ आपने रिप्रेजेंट किया था। रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये स्टूडेंट्स, जिसे आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यहाँ शो किया था। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है आपका। ये एंगल जो ग्रीन पेन से थीटा लिखा गया है स्टूडेंट्स, जो ग्रीन पेन से लिखा गया है थीटा, यह वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, और ये एंगल अल्फा रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है इसके द्वारा। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ट्रेस कर दें, फॉरवर्ड ट्रेस कर दें इस प्रकार से, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें स्टूडेंट्स, किसी उद्देश्य से नहीं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो अगर यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, तो यह वेक्टर बी के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपको मैंने इक्वल वेक्टर्स पढ़ाया है। दो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में सेम वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो यह वेक्टर और यह वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वेक्टर बी के बराबर ही हो जाएंगे। जो इन दोनों के बीच का एंगल यह है, यही एंगल थीटा हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा नाम रख लेते हैं, फिगर जो बनाए हैं उस फिगर के हिसाब से। मान लिया यहाँ P है, O है, यहाँ P है। OP वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और OQ वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और OS वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कोई पॉइंट हम T ले लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे कोई पॉइंट हम T ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें R की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास, अब देखिए, दो राइट ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला, जिसको कहेंगे OTS, ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, और दूसरा PTS, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। बाकी सारी चीज़ें फिगर में आपको ने रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसे लिखा है वही, जैसे बनाया है वही लिखना है। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स A and B आर रिप्रेजेंटेड along the adjacent sides of the parallelogram OPSQ, OP and OQ. Their resultant is represented along the diagonal OS. Then in triangle OTS, in right triangle OTS according to by Pythagoras theorem.
मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं, OS स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। स्टूडेंट्स, OS R को रिप्रेजेंट कर रहा है, OT किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और ना TS, तो हमें OT को यहाँ से रिमूव करना है। तो इस फिगर में देखिए, जो OT की लंबाई है वह OP प्लस PT के बराबर है, और चूंकि OP जो है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह पे हम यह वैल्यू रख देंगे। OT के जगह पे OP प्लस PT का होल स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। स्टूडेंट, इसे A प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PT और प्लस TS स्क्वायर, ये OS स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें PS वेक्टर B को बताता है, और PS स्क्वायर की वैल्यू PT और TS के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हम TS स्क्वायर और PT स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर और प्लस TS स्क्वायर। इसको और इसको मैंने एक साथ ले लिया स्टूडेंट्स, और इसको 2OP प्लस PT 2OP इंटू PT को मैंने अलग लिख दिया। अब हमें रिमूव क्या करना है, जरा इसे देखिए, दिमाग लगाइए इस फिगर के हिसाब से। OP हमारा वेक्टर A को रिप्रेजेंट करता है, इसे जिंदा रखना है। OS वेक्टर R को रिप्रेजेंट करता है, इसे जिंदा रखना है। PT और TS इन्हें रिमूव करना, PT और TS को यहाँ इसे हटाना है, और यहाँ PT है इसे हटाना है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं, एंड इन राइट ट्राइंगल PTS PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर, PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। और दूसरी चीज देखेंगे स्टूडेंट, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इसे एंगल थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस PT अपॉन PS इक्वल टू बी, PT अपॉन PS इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, एंड PT अपॉन PS इक्वल टू कॉस थीटा। PS का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट PT इक्वल टू PS कॉस थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज को, यानी PS की यह वैल्यू और PT की यह वह वैल्यू, PS स्क्वायर और PT की यह वह वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखेंगे तो तब देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, जहां आपने PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर लिखा है, उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, PS स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन होगा OS स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, और इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया PS स्क्वायर और प्लस 2OP इंटू इस PT की जगह पे यहां देख लीजिए, यहां PS कॉस थीटा है
तो पी एस कॉस थीटा मैं लिख देता हूं। इतनी चीजें क्लियर स्टूडेंट्स? बात को आगे बढ़ाता हूं। आपका जो ओ एस है वह वेक्टर आर है, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी वेक्टर ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से r इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को बताएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को बताएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर हमें इस एंगल अल्फा की वैल्यू बताना हो, यानी रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, तो स्टूडेंट्स इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ओ टी एस को देखिए। अल्फा एंगल यहां है तो टी एस जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यानी tan अगर मैं ले लूं एंड tan अल्फा इक्वल टू, यहां अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन को लेने के लिए हम क्या लेंगे? tan अल्फा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टी एस अपॉन ओपी प्लस पीटी। और इसे लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा इक्वल टू, टी एस आपका क्या है? टी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जरा सा निकाल लेंगे आप लोग, टी एस अपॉन बी। देखो इस छोटे ट्राइंगल से टी एस का मान निकाल लेंगे आप लोग, छोटे ट्राइंगल से टी एस का मान निकालेंगे अगर, तो टी एस अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा। मैं छोटे ट्राइंगल से टी एस का मान निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टी एस अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा, तो टी एस इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे टी एस की जगह पे लिख देंगे बी साइन थीटा अपॉन ओपी आपका ए है और प्लस बी कॉस थीटा। इस फार्मूले के सहायता से हम दो रिजल्टेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और इस फार्मूले के सहायता से हम स्टूडेंट्स ये रिजल्टेंट की वैल्यू को बताएगा और ये रिजल्टेंट के एंगल को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो इस तरह से हम एनालिटिकल मेथड से किन्हीं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करना जान गए। अब कुछ जनरल बातों पे हम चर्चा करेंगे। जनरल बातों में पहला केस, नोट व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो स्टूडेंट्स, तब रिजल्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रिजल्टेंट की वैल्यू में क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। मतलब अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो रिजल्टेंट r इक्वल टू, तो थीटा बराबर 0, तो आप जानते हैं cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और यहाँ cos 0 रखेंगे, वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो यही हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और अगर हम इसे अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो a प्लस बी, जो रिजल्टेंट होगा
उसकी वैल्यू दोनों वेक्टर्स के यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल हो जाएगी। यानी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 0 डिग्री पर लगे हैं, मतलब 0 डिग्री पर लगे होने का अर्थ एक ही है, या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, ये कंडीशन है, ध्यान दें, या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, या तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर हो। ये देखिए ऐसे दोनों वेक्टर एक ही लाइन के एलांग लगे हों, ये दो शर्तें हो गई। थीटा बराबर 0 की दो शर्त हो गई, या तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों तब थीटा 0 होगा, और या दोनों वेक्टर एक ही लाइन के एलॉन्ग लगे हों, एक डायरेक्शन में एक लाइन के एलॉन्ग लगे हों, थीटा बराबर 0 की सिचुएशन ये होगी। और उस दशा में उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब उनके बीच का एंगल क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू, आपने पढ़ा है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब अगर थीटा 0 ले लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स, साइन 0 बराबर 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कब, जब थीटा बराबर 0 तो साइन 0 बराबर 0, तो जब न्यूमरेटर शून्य हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। और tan के किस एंगल की वैल्यू शून्य होती है, 0 की वैल्यू शून्य होती है, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 0, 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की, तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वह वेक्टर ए के डायरेक्शन में, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि फिगर में आपने जो वेक्टर ए लिया था, पीछे आपने देखा है, वह वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फा था। दूसरी सिचुएशन, व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो कास्ट 90 की वैल्यू क्या होती है, शून्य हो जाती है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, कास्ट 90 इक्वल टू स्टूडेंट्स 0। एक बात और जानो स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा दोनों वेक्टर्स का के सम का मैक्स वैल्यू होगा। यानी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्स कब होगा, जब दोनों 0 डिग्री पे हों। अगर थीटा 90 है तो कास्ट 90 की वैल्यू शून्य होगी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास्ट 90 रखेंगे, और कास्ट 90 की वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर हो जाएगा। अरे जाहिर सी बात है भाई, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अब इनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो गया, या यहाँ से लो 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी तो वही बात आनी है, ए और बी यह है, अगर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसके हिसाब से देखिए आप, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ बी साइन 90 हो जाएगा, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। अब ये कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 इक्वल टू 0 बच्चों, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 हो जाएगा तो b बचेगा, और ये 0 हो जाएगा तो a बचेगा। tan अल्फा इक्वल टू b बटा a, तो दिस इंप्लाई दैट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, ये वैल्यू हो जाएगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। और तीसरा, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो जाए स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन आ गई, वेक्टर ये यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ है, 180 डिग्री होने का मतलब यही, दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए। इस दशा में
cos 180 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो -1 होती है। cos 180 इक्वल टू -1, तो r जो होगा अंडर रूट a² + b² + 2ab cos 180। इसे आप प्रोड्यूस करेंगे, रखेंगे, अगर पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ -1 रखेंगे तो ये -2ab हो जाएगा बच्चों। तो a² + b² - 2ab ये r हो गया, तो ये हो जाएगा r = a - b। चूंकि a - b का ये होल स्क्वायर होगा तो रिजल्टेंट जो होगा r = a - b हो गया। यानी ये मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अरे भाई, दो टीमें लगी हैं, रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है, तो अब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करेंगे ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं। और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें? अब आप यहाँ इसी फार्मूले से निकालेंगे। थीटा की जगह पे वैल्यू जो चुनेंगे आप लोग वह यही चुनेंगे। अब साइन 180 का मान 0 होता है और cos 180 का मान स्टूडेंट्स -1 होता है। जरा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं इस केस को, फिर से समझा देता हूँ। cos 180 का मान -1 होता है और साइन 180 का मान बच्चों 0 होता है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 0 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स जो रिजल्टेंट होगा वह यहाँ जो पहले रहेगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब जानिए, यहाँ माइनस ना कहिए, समझिए, डिफरेंस समझिए। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर ही होगा। जनरली a - b लिखा है तो a का मैग्नीट्यूड आप ज़्यादा मान रहे हैं तो रिजल्टेंट r इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन जनरल भाषा में आप जान लीजिए कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वह ग्रेटर रिजल्टेंट वाले वेक्टर की तरफ होगा। अगर वेक्टर ए ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट उधर हो जाएगा, और अगर वेक्टर बी रिजल्टेंट में ज़्यादा होगा तो उधर हो जाएगा। बात क्लियर? वही जो मैंने आपसे बताया कि टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का खेल है, दो टीमें लगी हैं। अब एक वेक्टर फोर्स दोनों में लगा रहे हैं तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। तो मान लिया दो टीमें खड़ी हैं, एक पूरब की तरफ खड़ी है, एक पश्चिम की तरफ। अब जो पूरब खड़ी है वो 12 न्यूटन का फोर्स लगा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, और जो पश्चिम तरफ खड़ी है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है वेस्ट डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर एक दूसरे से, वेक्टर F1 और F2 अपोजिट हो गए, तो रास्ता जाएगा किधर? 12 न्यूटन की ओर ना। रिजल्टेंट किधर होगा? बड़े की ओर होगा। हाँ, उसी लाइन के एलांग ही होगा, जिस लाइन पे दोनों फोर्स लगे हैं अपोजिट, उसी लाइन के एलांग, यानी थीटा अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 ही होगी, लेकिन बड़े रिजल्टेंट की ओर होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने किन्हीं दो वेक्टर्स के एडिशन को ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल रूप में, दोनों रूपों में पढ़ डाला। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स।